हाय एवरीवन, आई एम आदित्य वर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हालांकि ये चैप्टर देखने में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो बाकी सारे एलिमेंट्स हमें क्यों नहीं मिले और उनके कंपाउंड्स क्यों नहीं मिले पढ़ने को, ये सोचने वाली बात है। इसके एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन देख लो या फिर अर्थ क्रस्ट में देख लो, बहुत कम है, पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके पहले वाले जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर तुमने पढ़े होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें मेनली हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे, पर यहाँ पे हमें पढ़ना है कार्बन और इसके रिलेटेड कंपाउंड्स को। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कौन से पढ़े हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। इसमें हमें पढ़ने होंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स, और उसी के रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इसमें हैं, जो देखने में चैप्टर काफ़ी टफ लगता है, पर इसके 5 से 6 लेक्चर करेंगे और उम्मीद है कि कहीं ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या क्या है, कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अपना NCERT लेकर के देखो, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो तुम्हें मिला है पढ़ने के लिए वो क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे फर्स्ट टॉपिक तुम्हें यही पढ़ने हैं। सेकेंड हमें क्या क्या पढ़ने हैं? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, चेन्स, ब्रांच्ड, रिंग्स, होमोलोगस सीरीज है, और भी इसमें एक और सब टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर थर्ड टॉपिक में अगर हम पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। इसमें क्या क्या हमें मिलेंगे? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर फोर्थ टॉपिक में अगर हम पढ़ते हैं तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड मिलेगा हमें पढ़ने के लिए। अब फिर इसके सब टॉपिक्स आ जाएंगे इथेनॉल के प्रॉपर्टीज़ और इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज़, और जो सबसे लास्ट होने वाला है वो क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये 5 टॉपिक हमें करने हैं, और इस 5 टॉपिक के लिए ना मैं अप्रोक्स 5 से 6 लेक्चर लूँगा, और देखते हैं कैसा बन पाता है हम दोनों का। तो एक बार कंटेंट्स पे देख लेते हैं। आज जो मेनली हम लोग कवर करेंगे वो होगा द कोवैलेंट बॉन्ड, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएंगे। द कोवैलेंट बॉन्ड कह लो या फिर बॉन्डिंग इन कार्बन कह लो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NCERT टेक्स्ट बुक ले लें, उसमें देखें क्या क्या बोला है कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने वेरियस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन इसमें हम लोग मेनली कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। अब फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग व्हाट वी से, ये सभी यही वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ये कार्बन पे ही बेस्ड है। एटमॉस्फेयर में देख लो इसका कंपोजिशन बहुत कम है। तो बात आती है क्या कि एटमॉस्फेयर में इसका कंपोजिशन कितना है और अर्थ क्रस्ट में इसका कंपोजिशन कितना है, जो तो एक बार देख लो। ओवरव्यू में चलें तो सबसे पहले इसका अगर कंपोजिशन देखें तो अर्थ क्रस्ट में देखते हैं कितना है। अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन, एंड देन हमें देखने हैं क्या? एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में माइन्यूट सा फर्क है। वो क्या है कि अर्थ क्रस्ट में होते हैं 0.02%, तो एटमॉस्फेयर में होते हैं 0.03%। और यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट देखें तो क्या चीज़ के फॉर्म में पाए जाते हैं? तो कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट्स, और एटमॉस्फेयर में तो समझ ही रहे हैं। और बाकी सारे अर्थ क्रस्ट में ना कोल एंड पेट्रोलियम के कंपोजिशन भी हैं।
ये मेनली दिखने में बहुत कम है पर इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण से तो हमें इसका चैप्टर मिला है पढ़ने के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके पहले वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं? आयोनिक कंपाउंड के बारे में। इससे हम लोग क्या पढ़ना है? कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आयोनिक कंपाउंड क्या थे, थोड़ा सा बताएंगे आयोनिक कंपाउंड के बारे में, देन हम लोग मूव करेंगे कार्बन के कंपाउंड पे और कोवैलेंट कंपाउंड्स पे। सबसे फर्स्ट आयोनिक कंपाउंड्स कौन थे? तो ये सबसे पहले जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म किससे होते हैं? फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड। तो आखिर बात थी कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? तो आयोनिक बॉन्ड वैसे बॉन्ड हैं जो कि एटम एक दूसरे को शेयर करते हैं, नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। जहाँ पे शेयरिंग वहाँ पे कोवैलेंट, जहाँ पे ट्रांसफ़र वहाँ पे आयोनिक। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? तो लिखेंगे इट इज़ फॉर्म्ड when there is transference of electrons from one atom to another. If there is transference of electrons then there is ionic bond. तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते तो हैं आयोनिक बॉन्ड के जरिए, लेकिन इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? तो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज डैट कि ये है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इसको हम लोग फिर से एक बार और कंक्लूड करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वियस स्टेट। ये तो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और कैसे फॉर्म होते हैं। मेनली हमें इसको तो नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इसको ओवरव्यू में थोड़ा सा देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं, फिर उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन आगे वैसे ही मूव करेंगे। अगर नोट डाउन करें तो कर सकते हैं। अब हम लोग मेनली जो हमें आज पढ़ना है कोवैलेंट कंपाउंड, इसको देखते हैं। इसको भी वैसे ही देखेंगे। ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये होते क्या हैं? तो इसके पहले वाले हमने क्या देखा, जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे है कोवैलेंट कंपाउंड की बात, तो ये कैसे बनते हैं? तो जब यहाँ पे शेयरिंग होता है तब बनते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देन देयर ऑकर्स कोवैलेंट कंपाउंड्स और देयर ऑकर्स कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इसका एक बार डेफिनेशन देखेंगे जो मेनली हमें इस चैप्टर में देखने हैं। यहाँ से चाहे तो भी नोट डाउन कर सकते हैं। द कंपाउंड्स which are formed by
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का बिटवीन टू एटम्स ऑफ। अब जो दो एटम हो सकते हैं वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, फिर डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं। बिटवीन टू एटम्स नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब बात आती है क्या कि आखिर जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं। यहाँ पे भी कोई बॉन्डिंग होती होगी, जैसे आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होने के लिए आयोनिक बॉन्डिंग होता है, तो इस कोवैलेंट कंपाउंड्स को फॉर्म होने के लिए कौन सा बॉन्डिंग यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो अगर पूछता है क्वेश्चन क्या कि इस कोवैलेंट कंपाउंड को कौन से बॉन्ड बनता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। और यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग से। बस इतना देखेंगे। अब बात आती है कि हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। हमने तो उधर आयोनिक कंपाउंड के लिए डायरेक्ट कह दिए थे ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हमें रीज़न जानना होगा कि आखिर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो आखिर क्यों लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो आखिर क्यों लो होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो आखिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसका हमें रीज़न जानना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में मूव ऑन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स of covalent compounds। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हमने क्या देखे थे कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ज़रा इसके देखते हैं। तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं लो होते हैं, साथ साथ में जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी लो होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो देखो जो भी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में तो अच्छा होता है, पर इंट्रा मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होता है ना वो बहुत कम होता है। अब बात आती है यहाँ पे क्या कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्सेस लगते हैं देन डैट इज़ द इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे ये दो वर्ड हमें देखने हैं, उसके बाद फिर से मैं लिखवाऊँगा आगे। एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दूसरा होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इस दोनों फोर्सेस में ना अंतर है। ये है मोलिक्यूलर तो समझ रहे हैं, फ़र्क है यहाँ पे इस इंट्रा का और यहाँ पे फ़र्क है इस इंटर का। तो यहाँ पे इंट्रा का मतलब होता है सेम मोलिक्यूल के बीच में, इंट्रा सेम, इंटर डिफरेंट। इंट्रा सेम मोलिक्यूल के बीच में फोर्स जो लगे तो इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्सेस, और जब डिफरेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में जब फोर्स लगे देन दैट इज इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, इंट्रा सेम, इंटर डिफरेंट, इंट्रा सेम, इंटर डिफरेंट। सेम मोलिक्यूल के बीच में फोर्स जो लगे इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्सेस, डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगे इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैंने क्या बोला कि जो इसके मोलिक्यूल के बीच के जो फोर्स होते हैं वो तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ये बहुत ही कम हो जाते हैं। इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है। तो इसको हम लोग एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे तो क्या होता है ना, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। इस कारण से चार्ज तो बनते नहीं हैं, जो भी कंपाउंड बनता है, जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो जब चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं।
ये रहे सेकेंड प्रॉपर्टीज़। और थर्ड, ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो इस थर्ड तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक बार लिखते हैं। नोट डाउन करेंगे। कोवेलेंटली बॉन्डेड molecules have a strong bond within it, have a strong bond within it। मॉलिक्यूल के बीच में तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बट इंटरमोलिक्यूलर forces are weak, therefore their melting point and boiling point are लो। ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बोला कि जब यहाँ पे शेयरिंग होता है तो जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं या फिर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, तो यहाँ पे तो चार्ज का डेवलपमेंट होता नहीं है, यहाँ पे चार्ज तो आता नहीं है, शेयरिंग के कारण चार्ज नहीं आता है। तो जब चार्ज नहीं आता है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बेशक सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को मूव करते हैं क्या, as there is no charge formed on compound because of shearing, that's why it is poor conductor of electricity। ये रहे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। एंड थर्ड मैंने क्या बोला था कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो भी होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये हो गए तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इसका पहले वाला जो डेफिनेशन हमने लिखा था वो भी इम्पोर्टेंट है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर लें। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, इसके डेफिनेशन देख लिए। अब आगे की ओर हमें मूव करना है एक क्वेश्चन से, और वहीं से क्वेश्चन से एक स्टार्ट होगा तुम लोग के लिए एक नया सा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको नोट डाउन करें जल्दी से। एक क्वेश्चन है, यहाँ से एक नया कंसेप्ट अराइज हो जाएगा हम लोग के लिए कि आखिर ये जो कार्बन है कोवेलेंट कंपाउंड से बनाता है क्यों। अगर हम लोग इसका आंसर चाहें तो अब अपने एनसीईआरटी का मैंने 2 पेज आप लोग को पढ़ा दिए हैं। अब आगे की ओर मूव करें तो देखें, इस लेक्चर को देख करके आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहेंगे, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स वाई। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स वाई। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स
आखिर क्यों ये जो कार्बन है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, व्हाट इज़ द रीज़न। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। पर बेशक सी बात है, यहाँ पे हमें आगे की ओर कंसेप्ट बढ़ने के लिए हमारे एनसीईआरटी क्लास 10 के टेक्स्ट बुक में कार्बन से रिलेटेड है, डेट्स आई हैव यूज्ड व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसका क्या रीज़न हो सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सब कोई जानते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा, 2, 4। तो हम लोग सीधी सी बात ये जानते हैं कि जो भी आउटर मोस्ट सेल में होता है यही या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। तो अगर क्या हो, अगर इसे लूज करना हो इलेक्ट्रॉन को, और क्या हो जब इसे गेन करना हो इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं। इफ इट इज टू गेन, तो कितना गेन करेगा। इफ इट इज टू लॉस, तो कितना लॉस करेगा, बात है यहाँ पे ना। एक बात को हम लोग जानते हैं, कोई भी एलिमेंट है अगर वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो चाहेगा कि जो भी उसका नियरेस्ट एटम है, कैसा एटम, जो स्टेबल एटम है, इनर्ट गैस है और उसके नज़दीक है, उसके जैसा वो बनना चाहेगा। सीधी सी बात है। तो कार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो 2 हो जाएगा और ये किसकी तरह यहाँ पे बिहेव करने लगेगा, अगर लूज कर लेगा देन ये हीलियम की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। या फिर ये चाहे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में है पहले से, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले ताकि ये स्टेबल हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाए। या तो ये चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या तो चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाए। इसके पास दो ऑप्शन है स्टेबिलिटी के लिए। तो मैंने क्या लिखा है, इफ़ इट इज़ टू गेन एंड इफ़ इट इज़ टू लॉस। तो क्या होगा अगर ये गेन कर लेगा, तो इस बात को तो हम लोग जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पे देखो, इस बात को तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हो, सॉरी, ये अपना रहा न्यूक्लियस, ये सभी जो भी ऑर्बिट हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी वाले ऑर्बिट में घूमते हैं और प्रोटॉन वो तो मूव नहीं करता है ना। तो प्रोटॉन को ही तो न्यूक्लियस में रह करके इसको होल्ड करना होता है ना, सारे इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे पहले से था 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, आउटर मोस्ट नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन जो भी है 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो मालूम है हमें। तो पहले तो सब कुछ ठीक था, जब तक लूज नहीं किया था सब कुछ ठीक था। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन बराबर हो रहे थे। पर जैसे ही ये गेन कर लेगा तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। और क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अगर ये लूज कर दे तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी और उतना फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मीन्स ट्रांसफरेंस तो हो ही नहीं रहा। डेट्स वाई जो कार्बन है ना कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये शेयर करके आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो जाता तो शायद कार्बन आयोनिक कंपाउंड बना लेता, और ये जो चैप्टर में मिले हैं शायद हमें नहीं मिले होते पढ़ने के लिए। पर ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो ज़रा एक बार लिखते हैं इस बातों को। अगर इसे गेन करना होता देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड ऑन
it would be difficult to hold on 10 electrons for 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता, इसलिए ये गेन करना तो पॉसिबल रहा नहीं भाई साहब। तो ये तो अब देखते हैं, इफ़ इट इज़ टू लॉस, अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता तो क्या ये पॉसिबल है? इट वुड रिक्वायर large amount of energy which is not possible. That's why ये भी कॉन्सेप्ट खत्म। तो इसके पास क्या ऑप्शन आया? तो कार्बन के पास ये सब करके ऑप्शन इसके पास ये आया। अब ये सब नहीं कर रहे हैं भाई साहब, अब हम लोग कर लेते हैं शेयरिंग। इससे नहीं हमें गेन करना होगा, नहीं हमें लॉस करना होगा, मिल बांट के रह लेंगे। तब ये बनाता है कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम by sharing of electrons. Is it clear? केवल कार्बन ही नहीं, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हमें आगे चल करके बहुत सारे एग्जांपल्स को देखने हैं, पर ये बेसिक था जो कि क्वेश्चन पूछने का चांस था हमारे एग्जाम में। डेट्स वाई, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, इसीलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश किया। इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, नॉट ओनली कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। नॉट ओनली कार्बन बट मैनी अदर elements form covalent compounds. इतना पढ़ने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं क्या? अब यहाँ से ना एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए आने वाला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात तो आ चुकी है शेयरिंग का कि शेयर करेगा, तो शेयरिंग ही तो हमें ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम आसान से, और 15-20 एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं आगे की ओर। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें H2 मॉलिक्यूल का, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के होंगे तो घबराएंगे नहीं कोई भी। सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें H2 मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और बेसिक से एग्जांपल है अपना मॉलिक्यूल H2। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोग को एटॉमिक नंबर अप्रॉक्स 20 तक सभी एलिमेंट्स के याद होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 20 तक तो अप्रॉक्स आते होंगे, जितना कि हमें बेसिक 10th क्लास तक ज़रूरी होते हैं। 20 नहीं तो 30 तक अप्रॉक्स हमें याद होने चाहिए क्लास 10th के लिए। तो H2 का अगर हम बोलें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1। इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कोशिश करेगा, अब ये कोशिश करेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन इससे कहीं से मिल जाए और ये हीलियम की तरह बन जाए। इसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल है वो कौन सा है एलिमेंट, हीलियम। तो ये कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसे कहीं और से मिल जाए और ये स्टेबल हो जाए भाई साहब। तो हमने देख चुके हैं क्या कि शेयरिंग करना काफ़ी आसान है। तो एक हाइड्रोजन ये, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ के देखना, उसमें लिखा हुआ है क्लियर ये कि आप जो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो या तो आप इसे डॉट से मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इसे क्रॉस से मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैक्सिमम हमें जल्दी बनाने के लिए डॉट का यूज़ करना आसान होता है। तो ये कोशिश करें कि हम 2 इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से मिले भाई साहब और हम स्टेबल हो जाए हीलियम की तरह। ये बोले कि हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले और हम भी स्टेबल हो जाएं 2 इलेक्ट्रॉन की तरह। दोनों ने शेयरिंग कर लिए और इस तरह से बन गया एक नया कंपाउंड H2। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली, क्या कि मैंने इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक नया बॉन्ड बना दिया है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के मैंने एक नया बॉन्ड बना दिया है। तो कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे अ सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, अ सिंगल बॉन्ड इज represented by a single line, that is a single bond constitutes of 2 electrons। क्या ये बात समझ में आई कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देख लो, और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे क्यों मूव करें, ये था सबसे बेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल समझने के लिए H2। इसके आगे मूव करते हैं Cl2। यहाँ पे एग्जांपल देख ले, क्या Cl2। इसका मुझे एटॉमिक नंबर कोई बताएंगे क्या, इसका एटॉमिक नंबर कोई मुझे बताएंगे क्या? कितना होता है 17। इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 8 7। एटलीस्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आना चाहिए ना, इस पर अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। 2 8 7 और ये देखो 2 8 दोनों स्टेबल हैं। जो बाहर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि वो स्टेबल हैं कि नहीं है। तो देखो, तो ये 8 है क्या, नहीं ना, तो स्टेबल नहीं है। 7 है, ये अनस्टेबल है। तो ये क्या कोशिश करेगा, इसे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन तो मिल जाए, इसे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन कोई शेयर कर दे और ये स्टेबल हो जाए भाई साहब, 8 हो जाए। तो देखो, तो Cl2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक Cl यहाँ पे लिख लो, एक Cl यहाँ पे लिख लो, और आउटर मोस्ट के लिए हम लोग लिखते हैं, जानते हैं हम लोग। तो कितने 7 है, लिखो तो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, और मैंने क्या बोला, 7 है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर हो जाए तो स्टेबल हो जाएंगे। ये पहले से 7 है, ये इलेक्ट्रॉन इसे एक दे दिया, ये भी पहले से 7 था, और एक इलेक्ट्रॉन इसको इस क्लोरीन ने दे दिया। तो देखो, तो ये क्या स्टेबल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, Cl
सिंगल बॉन्ड Cl। क्यों सिंगल बॉन्ड? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर हुए हैं ना, डेट्स वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब आधी जनता ये सोच रही होगी कि बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बच गए ना, इसको यहाँ पे चाहो तो तुम लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लिख दोगे तो अच्छा होगा। तो लिख दो, तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बच गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आधी जनता ये सोच रही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन बच गए जो शेयर नहीं हुए, इसका कोई नाम होता है क्या, या फिर जो बॉन्ड बन गए इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन चले गए ना, इसका भी कुछ नाम होता है क्या? तो हाँ नाम होता है। तो क्या नाम होता है, ज़रा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए देख रहे हो ना, पेयरिंग में है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पेयरिंग में है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन शेयरिंग, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द पेयर, दैट इज द लोन पेयर। तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर कितने हैं जरा देखो तो, यहाँ पे Cl2 के मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं गिनो तो। लोन पेयर, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो गिनो तो ज़रा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पेयर हैं यहाँ पे, 6 पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए, 6, और पार्टिसिपेट किए हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, देन डैट इज नोन एज बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, ये तो सीधी से हमें दिख रहा है यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1। इज इट क्लियर? आगे की ओर मूव कर सकते हैं क्या? Cl2 के बाद तीसरे एग्जाम्पल पे हम लोग मूव करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे हम लोग मूव करें, H2 देख लिए, Cl2 देख लिए, एंड द थर्ड एग्जाम्पल जो कि एक और हमें ऑक्सीजन का देखना होगा। देखो जो NCERT में मेंशन है वही मेनली देखते हैं, O2। अब मुझे इसका एटॉमिक नंबर ज़रा बताएंगे कोई, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बताओ। क्या 8 सुना है क्या सबने, क्या 8 सुना है क्या सबने? तो अब मुझे इसका ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो आप। अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो। 8 है तो क्या हो सकता है, 2 and 6। इसके अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। देन इज इट स्टेबल, ऑफ कोर्स नॉट। इज इट स्टेबल, नहीं ना। तो अब क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई साहब मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता ना, मैं उससे अपने इलेक्ट्रॉन देता, वो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन देता, तो शायद हम स्टेबल हो जाते। तो फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये बोलेगा कि भाई साहब हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ज़रा देखो तो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 लिखो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आधी जनता ये सोच रही होगी कि हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा। तो याद रखेंगे जहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा वो ना डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन। डेट्स वाई हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको चाहो तो तुम ऐसे सर्कल बना सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, O डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस पे भी तो लोन पेयर है ना, जिसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ज़रा इस पे लिखो तो बॉन्ड पेयर, एंड लिख लो इस पे ज़रा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2। जो बॉन्ड बन गए हैं ना उसको हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2,
और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, लोन पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4। ये रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपलेस्ट वाले, और अभी मैं इसके बारे में कुछ और अभी लिखवाऊंगा, इतना पहले नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिए क्या, इसको इरेज करते हैं। जरा यहाँ पे आके देखेंगे, एक और नोट में लिखेंगे। यहाँ पे तो था सिंगल बॉन्ड के लिए, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड constitutes of 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो यहाँ पे लोन पेयर 1 2 3 4 हो गए थे और बॉन्ड पेयर 2 हो गए थे। ये था ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट हमें देखना है, क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड बता दिए, डबल बॉन्ड बता दिए, तो क्या आप ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं बताएंगे? तो उसका भी एक और एग्जांपल जो हमारे क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, NCERT है, उसको देखते हैं। इसको पूरे को रब कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे एक बार फिर से एक नया सा एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। 4th एग्जांपल होगा ना, N2 मॉलिक्यूल। ये 2 है भाई साहब। इसका जरा एटॉमिक नंबर मुझे बताएंगे। एटॉमिक नंबर मुझे नाइट्रोजन का बताओगे, 7। तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो बता दो। इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो बता दो। तो K सेल में 2 और L सेल जो कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5। इज इट क्लियर? अब जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बेस पे तो हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़रा इसको लिखते हैं। और देखो ये एग्जांपल मैंने ट्रिपल बॉन्ड के लिए बता रहा हूँ, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन, फिर से इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो तो बॉन्डिंग कर लिया, ये तो स्टेबल हो गया। अब ये भी बोलेगा कि हमको भी चाहिए ना, तो इसको भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगा। तो जरा देखो तो यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। तो इसको ऐसे लिख ले, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे तो लोन पेयर भी रह गया ना, जिस इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया उस इलेक्ट्रॉन को हमने बोलते हैं क्या, लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो तो लोन पेयर कितने हो गए, तो यहाँ का ज़रा मुझे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बता दो। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो यहाँ से एक और नोट आ जाती है भाई साहब हमारे पास, क्या, ट्रिपल बॉन्ड constitutes of 6 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन होता है। अब आधी जनता सोच रही होगी ये लोन पेयर बार बार बोल रहे हैं, हमें बॉन्ड पेयर तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर देता है, ये लोन पेयर क्या होते हैं। तो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसे सिंपली याद रखो, उसे लोन पेयर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। हमने 4 एग्जाम्पल देखे, अभी बहुत एग्जाम्पल बाकी हैं, तो घबराना अभी नहीं है हमें। ये तो था जब
हम जो भी मॉलिक्यूल बना रहे थे तो यहाँ पे एटम क्या थे, सेम थे। फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, तो उसमें एटम दोनों सेम थे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सेकंड एग्जांपल हमने देखे थे कौन सा, Cl2, इसमें भी दोनों जो एटम थे सेम थे, कौन कौन से, क्लोरीन क्लोरीन। थर्ड एग्जांपल हमने देखा था O2, देन सेम थे एटम O। फोर्थ एग्जांपल हमने देखा क्या, नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूल NNC में। अब बारी आती है क्या हो अगर मॉलिक्यूल तो ठीक हो लेकिन एटम डिफरेंट हो जाए, तब क्या होगा। वैसे एग्जांपल करते हैं, 10 के अप्रॉक्स और 8 के अप्रॉक्स क्लियर हो जाने चाहिए। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं अमोनिया का, NH3। अब हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर सब कुछ जानते हैं, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ जानते हैं, नाइट्रोजन का तो अभी तो मैंने बताया था ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का भी हम लोग जानते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, NH3। तो सबसे पहले अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाने हैं, तो नाइट्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके सराउंडिंग एटम है, ये जो है सेंट्रल एटम है, और हाइड्रोजन को हम लोग लगा सकते हैं सराउंडिंग एटम पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एटम है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को रख लो बीच में, मीन्स सेंट्रल एटम। और देखो तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया सराउंडिंग एटम। सबसे कम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम। अब लगा दो हाइड्रोजन को सराउंडिंग की तरफ, चारों तरफ से नहीं, मीन्स जितने एटम हो, तो 3 हाइड्रोजन के एटम थे, हमने लगा दिए। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो 2,5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन को हमें इस पर लगाने हैं। और हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए ज़रा देखो, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसको, अगर हम लोग चाहें ना तो इसको ऐसे लिख दिए, तो इसको क्रॉस से भी हम लोग डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर इसको भी हम लोग डॉट से डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर हमें जल्दबाजी में, मीन्स जल्दबाजी अच्छे से भी बनाना हो, ऐसे बनाओ या फिर दोनों को सेम बनाओ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल ऐसे देखते हैं, बाकी के जो भी एग्जांपल बताएंगे ना वो डॉट पे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इस पूरे नाइट्रोजन को देखो तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज़रा एक बार ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबके सब स्टेबल हो गए क्या, शेयरिंग से हो गए सबके सब स्टेबल। तो अब इसको एक बार अच्छे से लिख लो, कैसे, तो ये रहे बॉन्ड के साथ लिख लो, ताकि तुम्हें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो नाइट्रोजन, यहाँ पे तो 2 लोन पेयर हैं देख लो, जो कि पार्टिसिपेट नहीं किए हैं बॉन्डिंग में, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, और बाकी के जो हैं वो पार्टिसिपेट कर लिए हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे मुझे बॉन्ड पेयर बता दो, और मुझे यहाँ पे लोन पेयर बता दो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1। ये रहा फर्स्ट एग्जांपल, जो कि अलग अलग एटम है तब के लिए। सेकंड एग्जांपल एक और, जो कि काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, H2O का और एक CO2 का। सबसे फर्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या चीज़ का, H2O का। तो मैंने क्या बोला था, जो भी एटम कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एटम, और जो एटम ज़्यादा होगा उसको हम लोग कौन सा एटम बोलेंगे, सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे H2O में देखो तो वो है सबसे कम एटम, मीन्स सबसे इसका नंबर लेस है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया हमारा सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन कौन से है हमारे, सराउंडिंग एटम। अब हाइड्रोजन के पास भाई साहब क्या है कि तो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, और
ऑक्सीजन का जानते हो एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है। तो जरा इसको एक बार लिखो, 6 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसको हम लोग क्रॉस से क्यों नहीं दिखाएं, उससे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। जरा इसके लिए इलेक्ट्रॉन दिखा दो, इसके लिए इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना है, तो क्या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता था क्या इसके साथ? नहीं ना, डेट्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन होते तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, पर यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डेट्स यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना है। तो इसको चाहो तो एक बार और अच्छे से लिख लो। लोन पेयर देखो तो है, और ये बाकी बॉन्ड बन गए हैं। तो मुझे यहाँ पे बॉन्ड पेयर बता दो और लोन पेयर बता दो। जरा देखो तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2। लोन पेयर कितने हैं? 1 2, दोनों सेम है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल जरा देखो HF का, मीन्स थर्ड एग्जाम्पल ऐसा जब एटम अलग अलग हैं तब। सेवेंथ एग्जाम्पल जरा देखेंगे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ये सब पूछे गए हैं एग्ज़ाम में हमारे CBSE क्लास 10th बोर्ड में। HF का जरा देखो, हाइड्रोजन मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे एक नया आ गया एटम एलिमेंट फ्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर मालूम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मालूम है ना। तो जरा देखो, जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्यों? क्योंकि ये जो है हैलोजन है। एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ज़रा यहाँ पे फ्लोरीन का देखो तो 17 होता है क्या इसका एटॉमिक नंबर? सॉरी, अगर हम HF का देखें, अभी HCl का भी वैसे ही कर सकते थे, वैसे यहाँ पे अगर हम लोग HF का देखें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सॉरी, मैंने क्या बोला, फ्लोरीन क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 7। तो इसका भी एक और बना दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए और फ्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर सोच रहे होंगे इसको हम लोग अलग साइन से क्यों नहीं बनाए, इस हाइड्रोजन को बना दो ना अलग साइन से, कोई इशू नहीं है। अब जरा देखो, ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये 7 8 हो गया, इसका 1 1 मिल करके 2 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इसको एक बार और बॉन्ड के साथ लिख लो, यहाँ पे लोन पेयर लिख लो। अब मुझे यहाँ पे लोन पेयर बता दो और बॉन्ड पेयर बता दो। तो लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3, पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 1। इतना क्या क्लियर हुआ? नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सीखने के लिए, उस एग्जाम्पल को हम लेकर के चलते हैं, इसको मिटा करके। एटलीस्ट 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद कर ही लेने हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से आ जाए। 20 तक याद कर लेंगे तो आगे वाले जो भी लेक्चर आएंगे ना, उसमें हमें समझने में आसानी होगी। तो 20 तक अगले लेक्चर के लिए अप्रॉक्स याद करके आएंगे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। 8th नंबर एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि है क्या? CH4। बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो जितने स्टार लगाने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। CH4 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 4,
तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण से कार्बन को हम लोग कौन से कंपाउंड बोलते हैं? इसको हम लोग कार्बन को हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? एटॉमिक नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन का कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 4। अब 4 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के कारण से हम लोग कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। याद रखेंगे इस बात को, कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। अब बनाओ जरा। सबसे कम कार्बन इसलिए हो गया सेंट्रल एटम, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इसलिए वो क्या है? सराउंडिंग एटम। 4 है ना, चारों हाइड्रोजन एटम को लगा दो। हम लोग कार्बन वाले एटम को दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट से। 4 रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के। और हाइड्रोजन के बताओ मुझे ज़रा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे शेयरिंग कर लेगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे शेयरिंग कर लेगा। ये हाइड्रोजन इससे, ये हाइड्रोजन इससे। अब कार्बन कहेगा कि हम भी शेयरिंग करेंगे, तो कार्बन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। और ये रहे, बन गए एक हमारे कंपाउंड CH4। इसको एक बार बॉन्ड के साथ लिख लें ताकि हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो जरा इसको बॉन्ड के साथ लिख लो तो CH4। यहाँ पे बॉन्ड पेयर मुझे बताएगा क्या कोई कितना है, और यहाँ पे मुझे लोन पेयर बताएगा कोई क्या कितना है। कितनी जनता सोच रही है यहाँ पे लोन पेयर है? पहले ये देखो तो यहाँ पे कितनी जनता इस बात को सोच रही है कि यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पे किसी को लोन पेयर दिखाई दिया क्या? या फिर मैंने कहीं पे लोन पेयर बनाया है क्या? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं पे लोन पेयर? नहीं ना। तो यहाँ पे लोन पेयर होने वाला है क्या? 0। पर बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे है। बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4। ये रहे भाई साहब, कोई नए तो स्ट्रक्चर नहीं है पर बेहद इम्पोर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी अगर कमेंट करेंगे तो। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। 9th एग्जाम्पल पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं एक अपना बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट CO2। अब यहाँ पे सबसे कम कौन सा एटम है? कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा सराउंडिंग एटम। इज इट क्लियर? अब कार्बन पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इस बात को मैंने पहले भी बोला है क्या? ऑक्सीजन वहाँ पे तो हाइड्रोजन था ना इसके पहले वाले H2 वाले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लिया, काम हो गया। पर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन सकते हैं ना। तो ज़रा देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो। ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन को ज़रा लगाओ तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन इसके साथ, क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी है क्या चीज़ का? दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने के लिए। तो अब इसको चाहो तो तुमने इसको सर्कल बना सकते हो, चाहो तो नहीं बना करके इसको ऐसे लिख सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ पे लोन पेयर हैं तो ऑफकोर्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे हो गए। बाकी के तो पार्टिसिपेट कर गए हैं ना। तो अब यहाँ पे मुझे बॉन्ड पेयर बता दो और मुझे यहाँ पे लोन पेयर बता दो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 1 2 3 4। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बॉन्ड पेयर भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है। नोट डाउन करेंगे।
आगे की ओर बढ़ सकते हैं क्या? अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो भी कंपाउंड है ना सल्फर से रिलेटेड है। मैं क्यों सल्फर से रिलेटेड बोल रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो देखेंगे ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर ये वाला जो दो भी मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अच्छे से सीख जाएंगे तो उस क्वेश्चन में पीएचडी कर लेंगे। देखते हैं सल्फर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 10 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग भरते हैं H2S, और 11 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं एक H2S कर लेते हैं और एक SF2 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हैलोजन है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। अब जरा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हो, पर यहाँ पे सल्फर के बारे में नहीं जानते हो। सल्फर के बारे में देखो, इसका एटॉमिक नंबर मुझे बताओ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे बताओ। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर मुझे बताओ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बार बार इसलिए बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ना आसानी हो जाए। मुझे इसका एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर बताओ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो आधी जनता बोल रही होगी कि जो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। तो आधी जनता ये भी बोली होगी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 286। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी बोली होगी आधी जनता, पूरी जनता नहीं। आगे देखें H2S, सबसे कम यहाँ पे कौन सा एटम है? सल्फर, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, अब सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन को लिखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर आधी जनता सोच रही होगी कि इस हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, बाकी यहाँ पे लिख दिए। क्योंकि हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है ना, डेट्स यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और ये रहे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, डॉट से बनाओ क्रॉस से बनाओ कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को देखो, तो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सल्फर के लिए भी हो गया, ऐसे बन गए। इसको बॉन्ड के साथ लिख लो ताकि हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो जरा इसको लिखते हैं, सल्फर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर से, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर से, और लोन पेयर है इस पर 2। तो इसका बॉन्ड पेयर मुझे बता दो जरा, और इसका मुझे लोन पेयर बता दो जरा। तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 1 2, और इसके लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। ये तो है भाई साहब फर्स्ट एग्जांपल सल्फर से रिलेटेड। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सल्फर से रिलेटेड SF2। तुम्हें ना याद रखना है क्या कि जो भी हैलोजन है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के जानते हो, फ्लोरीन का जानते हो, तो जरा इसका बना दो। सबसे कम सल्फर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है फ्लोरीन, डेट्स ये हो गया हमारे पास इसका सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो अब सल्फर का तो जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको बना दो जरा। 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन का 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको चाहो तो तुम ऐसे घेर लो, इसको फिर से ऐसे घेर दो। ठीक है, लगा दो ऐसे। बन गए। अब हमें क्या करना है, इसको बॉन्ड के साथ एक बार लिख लेते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए। देखो तो कुछ ऐसा ही है क्या? कुछ ऐसा ही है क्या?
तो मुझे इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ज़रा बता दो। तो इसके बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर कितने हैं ज़रा कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये रहे सल्फ़र से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं। एक क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये 2 एग्जांपल बताए हैं सल्फ़र से रिलेटेड। अब वो कौन सा क्वेश्चन है तो ज़रा एनसीईआरटी के मैंने ओवरव्यू और जो भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था ना, द कोवैलेंट बॉन्ड, ये मैंने पूरे अच्छे से पढ़ा दिया। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो एक बार और पढ़ेंगे और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक बार रीडिंग लगाएंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। ये क्लियर हुआ? बस एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा सल्फर का, जो कि 8 एटम से बना होता है। एसेट बोला है, एसेट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार देखो। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन है what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of सल्फर। और यहाँ पे देखो किताब में हिंट दिया है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हिंट देकर लिखा है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, बोल दिया कि वो एसेट बनाता है, S8 बनाता है, और यहाँ तक ये भी बोल रहा है कि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले रिंग बना दो। आसान तरीका तो यही है कि सबसे पहले रिंग बना दो, उसके बाद से जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना उसको लिख दो। तो रिंग बनाओ जरा, ऐसे बना दे क्या। सबसे पहले इसको आसानी से बनाने का यही तरीका है, एक रिंग बना दिए, 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दो, और जो भी लोन पेयर है उसको लिख दो। या फिर ऐसे कॉपी में बनाओगे तो गंदा हो जाएगा। तो घड़ी की तरह ना इसको सजा देना। एक बार सजाओ तो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ, एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बना दो। और ये तो जानते हो कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर ही गए तो लोन पेयर कितना का हो गया, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो लोन पेयर सब पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर लगा दो। 1 2 3 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मिल करके 2 लोन पेयर, सब पे ऐसे ऐसे लगा दो। इसी स्ट्रक्चर को समझाना यहाँ पे बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। सब पे 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। ये रहा एसिड का स्ट्रक्चर।
तो क्या यहीं पे इसको ओवर कर दे क्या? तो नहीं, एक और स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। वो तो बोल दिया कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो एसेट मॉलिक्यूल है ना, ये एक क्राउन शेप्ड का स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो उस स्ट्रक्चर को भी देख लो। इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले नोट डाउन कर लो। इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लिए। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि बनता है क्या? ये तो था पहले वाला रिंग शेप्ड का, ये वाला बनता है क्राउन शेप्ड का। क्राउन शेप्ड का स्ट्रक्चर देखने के लिए एक बार समझते हैं अच्छे से। क्राउन शेप्ड समझ रहे हैं? क्राउन शेप्ड तो एक बार लिखते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? ये कुछ स्ट्रक्चर जानते हो? यही तो है क्राउन शेप्ड, यही है क्राउन शेप्ड। और देखो इसमें भी एटम आ जाएंगे सल्फर के, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हो? बस ऐसे ही हमें अरेंज करने हैं। तो इसको ही बनाने का एकदम आसान तरीका यही है। सबसे पहले तो क्राउन बना दो। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा क्राउन बना दो। ठीक है, अब इस पे सल्फर एटम को प्लेस करो। अब इस पे सल्फर एटम को प्लेस करो। ठीक है, देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, क्राउन शेप्ड का थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे ना। एक और आइटम यहाँ पे आएगा 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्डिंग में तो जो पार्टिसिपेट किए, ठीक है, कुछ बच भी तो गए हैं ना, तो उनको लोन पेयर की तरह लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया, ख़त्म। तो इस तरीके से हमने बना लिया इस सेट मॉलिक्यूल को। फर्स्ट जो भी हमारा कंटेंट का आज का टारगेट था, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे जब आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। स्मार्ट बोर्ड CBSE के साथ। फिर से मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।